उसको क्यों जचा के आंदोलन करना पड़ेगा? और उसने क्यों गांव की महिलाओं को सबको प्रेरित करके एकजुट किया? उसने क्यों किया और उसका पुरुष क्यों नहीं किया? जब आप फील्ड पे काम कर रही थी तब आपने क्या महसूस किया? स्त्री और पुरुष की जो दृष्टि है किसी समस्या के प्रति वो किस तरह भिन्न हो सकती थी या होती थी? जहाँ पे रोज़मर्रा भ्रष्टाचार होता है, रोज़मर्रा कोई अन्याय होता है, उस ढांचे में रहकर हम खुद ना करें तभी कहीं ना कहीं उसका कलंक हमारे ऊपर भी लगता है। डर के मारे आप चुप होंगे मगर वो एहसास कहीं नहीं जाएगा, वो अनुभव कहीं नहीं जाएगा और एक दिन आएगा बाहर ये किसी न किसी रूप में। कोई स्त्री जब अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है उसे पता नहीं चलता कि वह इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया की स्त्रियों के स्त्री समुदाय के लिए खड़ी हो जाती है। कि ये रेप लॉज भी बने हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बना है, सब हमारी महिलाओं के आंदोलनों की वजह से बना है। पुरुष बन के काम करने के वक्त हमारे खूब सारे सोच भी तोड़ा जाता है क्योंकि उस समय एक महिला के अप्रोच और एक पुरुष के अप्रोच में बहुत फ़र्क होता है। लीडरशिप में भी है मगर हम सब एक तरीके से महिलावादी हैं क्योंकि वहाँ पे बैकफुटर्स ही हैं। मतलब इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग आप देखेंगे, सोलर इंजीनियर एक महिला होगी मगर वो बीटेक होगी या कम से कम ITI में जाके तो आई होगी, मगर यहाँ ऐसे महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, वहाँ वो इंजीनियर्स हैं। वहाँ आप साबुन के टारगेट बन गए हैं और यहाँ आप वोट के टारगेट बन गए हैं या चुप रहने की टारगेट बन गए हैं, टारगेट ही बन गए। ये हर समय के लिए नहीं रह सकता है। पहले वाले चोर भाया बंदूकाओं मारता है, अब्बे वाले चोर तो कलमाऊ मारे रे। दोस्तों, संवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको याद होगा माया एंजेलो ने एक बेहतरीन बात कभी कही थी कि कोई स्त्री जब अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है उसे पता नहीं चलता कि वह इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया की स्त्रियों के स्त्री समुदाय के लिए खड़ी हो जाती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे साथ आज एक दुर्लभ विलक्षण शख्सियत है जिनका पूरा जीवन स्त्री अधिकारों के लिए, और सिर्फ स्त्री नहीं, एक पूरे समुदाय के लिए लड़ने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बीता है। अरुणा रॉय। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ हैं। आपने बहुत लंबा जीवन जिया है और हाल ही आपकी गज़ब की किताब आई है द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, जो आपके जिसमें आपके तमिलनाडु से लेकर आपके जो आरंभिक दिन हैं, आपके उसके बाद शिक्षा के जो दिन हैं, दिल्ली में आपने शिक्षा ली है, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी और फिर लंबा वक्फा है आपने जो काम किया है राजस्थान में और यहाँ वहाँ। इस किताब की इस समय क्या ज़रूरत महसूस हुई है आपको? सच पूछो तो मैं तमिलनाडु की नहीं हूँ, मेरे माँ बाप तमिलनाडु के हैं। आप अपने आप को नहीं मानती? मैं दिल्ली की हूँ। मैं जब बहुत ही छोटी थी, मेरे पिताजी 47 से 4 साल पहले ही दिल्ली आके बस गए थे और मेरे जन्म होने के पहले ही आ गए थे, इसलिए मैं अपने आप को दिल्ली की ही समझती हूँ। इसीलिए मेरी हिंदी भी ठीक ठाक है। बहुत अच्छी है। अच्छी है तो मैं कह नहीं सकती, ठीक ठाक है। और तमिलनाडु के मेरे माँ बाप थे, वो ज़रूर चेन्नई में पढ़े लिखे। मैं तो यही पली बड़ी दिल्ली में और मेरा जो पहला मेरी ज़िंदगी के जो पहले अनुभव रहे हैं वो सब दिल्ली के ही रहे हैं। पार्टीशन का रहा है, अब इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी की हत्या की रही है, क्योंकि मैं बच्ची थी तो यहीं पे थी मैं, तो इसलिए तमिलनाडु के कहने के लिए तो हूँ और कुछ और तरीक़ों से भी हूँ। शायद खान पीन के कुछ चीज़ें हैं उसमें मैं तमिल हूँ, चेहरे से हो सकती हूँ तमिल हूँ, मगर मैं अपने आप को एक किस्म से भारतीय समझती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बंगाल के हैं, ब्रह्मो समाजी हैं बंगाल के। तो बंकर रॉय, संजीत बंकर रॉय, तो बंकर डाक नाम है वो कहते हैं, वैसे सच नाम तो ऑफिशियल नाम संजीत है। तो इसलिए मैं अपने आप को कोई कहाँ के हो तो मुझे लगता है मैं इंडियन हूँ, यही कहूँ ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अब राजस्थान में रहती हूँ। ये मेरी किताब का लिखने का बड़ा अजीब सा एक शुरुआत हुआ। मुझे पब्लिशर्स आए थे मेरे पास कहने के लिए कि तुम एक किताब क्यों नहीं लिखती हो। तो मैंने कहा था मैं क्या किताब लिखूँगी, अभी मेरे पास तो वक्त है नहीं, तो मैं यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बहुत सारे भाषण को लोग सुनते हैं और तुम्हारे बातचीत के ऊपर लोग बात भी करते हैं,
तो तुम बात तो बहुत कम लोगों के साथ कर सकती हो, तुम लिखोगी तो बहुत सारे लोग और तुम्हारे आवाज़ सुनेंगे। तो मैंने कहा मैं कोई लेखक तो हूँ नहीं, बल्कि मैं अंग्रेज़ी साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ और मैं लिखती भी रही हूँ, ऐसा नहीं कि लिखती नहीं हूँ, मगर लेखक के रूप में मैंने कभी नहीं लिखा है। तो मैं हाँ भरी और उसके भरने के 9 साल बाद ये किताब प्रकाशित हुआ है। और जब भी मैं बैठती थी कुछ लिखने के लिए, मुझे लगता था कि सबसे पहले तो अपनी कहानी नाम से भी, ये केवल मेरी कहानी नहीं है, वैसे इसमें बहुत सारे एक सामूहिक किरदार लोगों आते की हैं। कहानी है जी। और मेरी व्यक्तिगत दृष्टि है, मगर क्योंकि मैं बोल रही हूँ और मैं देख रही हूँ, पर कहानी सबकी है, तो मुझे लगा सबसे पहले तो सबकी कहानी का प्रकाशन होना चाहिए। इससे आरटीआई स्टोरी पहले निकला, बल्कि जब उसका सोच बाद में आया था, पहले उसको मैं लिखी, फिर उसके बाद में मैं पर्सनल इज़ पॉलिटिकल लिखी। और इसका टाइटल भी पर्सनल इज़ पॉलिटिकल इसलिए सूझा और पब्लिशर्स को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बहुत फेमस स्लोगन है, ये विमेंस स्लोगन है 60s की, और इसमें मुझे लगता है सभी महिलाओं के जीवन इसमें शायद इसीलिए इसको कहा गया है कि फेमिनिस्ट मैनिफेस्टा। ये तो ई वेंसलर की खूबी है कि उन्होंने ये कहा है। वो बहुत ही प्रसिद्ध फेमिनिस्ट आइडियोलॉग और राइटर है। उन्होंने वजाइना मोनोलॉग्स भी लिखा था और वो 1 बिलियन राइजिंग की अभी भी वो बहुत बड़ी एक आयोजक हैं वो। हाँ, एक तरीके से इसलिए क्योंकि महिलाओं के साथ हमारे ऊपर जो दृष्टिकोण भी है वो भी अजीब है। हम पुरुष जैसे नहीं बन के काम करते हैं, कहीं भी हैं तो हमारा महत्व नहीं रहता है, मगर पुरुष बन के काम करने के वक्त हमारे खूब सारे सोच भी तोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय एक महिला के अप्रोच और एक पुरुष के अप्रोच में बहुत फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को लेके कोई बातचीत नहीं होती है, पोजीशंस की बात होती है, पावर को हासिल करने की बात होती है, स्टेटस की बात होती है, रोल्स की बात होती है, अगर एक्सप्रेशन की बात नहीं होती है। और एक्चुअली फेमिनिज़म का एक बहुत बड़ा एक फोकस था ऑन पीस एंड ऑन नॉन वायलेंस। तो वो था कि वी वांट द वर्ल्ड टू चेंज बट विद पीस। युद्ध के द्वारा नहीं होना चाहिए, जो कि मैन का फोकस होता है। मैन तो हमारा ही है। मैन किसका है? भाई है, बेटा है, आप है, मैं हूँ। अब कोई पुरुष थोड़ा ना दुश्मन होता है, वो पेट्रियार्कल थॉट एक दुश्मन होता है, मगर उसमें जो कि क्रमबद्धता है, इनइक्वालिटी है, इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक है। तो बहुत ही अच्छा सोच था 60s का। तो ये स्लोगन उससे आया, तो मुझे लगा शायद इस स्लोगन में मेरी ज़िंदगी में जो महत्वपूर्ण ही काम हुए हैं, और कुछ सारा कुछ तो आया नहीं है, कुछ आया है, उसमें जो द्वंद्व, जो समस्याएं हैं, जो एरियाज़ ऑफ ग्रे होते हैं, जो आपको बाइनरीज में नहीं बांध सकते, आपको आप इधर न उधर, कभी इधर और कुछ उधर, दोनों आपके बीच में आता है, तो उस सोच को लेके काम करने के लिए आता है। तो मुझे लगा कि ये शायद टाइटल अच्छा है। आपने अभी बताया कि अप्रोच का फ़र्क होता है, सिर्फ रोल का फ़र्क नहीं है, विमेन और मैन की भी जो दृष्टि है। मुझे कोई उदाहरण देके समझाएं, जब आप फील्ड पे काम कर रही थी तब आपने क्या महसूस किया? स्त्री और पुरुष की जो दृष्टि है किसी समस्या के प्रति, वो किस तरह भिन्न हो सकती थी या होती थी? ऐसा है कि राजस्थान में हमारे जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उन सबको मेरे विचार में महिलाओं ने ही लीड किया है। आप देखिए कि पुरुष भी परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है तो महिला केवल परेशान नहीं होती है, पुरुष मजदूर भी परेशान होता है। मगर क्यों दलित नौरती मेरी दलित दोस्त है, अभी भी मेरे बहुत अच्छी दोस्त है। 1980 में मैं उससे मिली थी, और उसको क्यों जचा कि आंदोलन करना पड़ेगा, और उसने क्यों गांव की महिलाओं को सबको प्रेरित करके एकजुट किया, उसने क्यों किया, और उसका पुरुष क्यों नहीं किया? उसी मोहल्ले में चमड़े के काम करने वालों के लाश मैं 9-10 साल काम की थी, मगर वो हस्तकला के जो छोटा सा एक दुनिया है, उसमें भी एक कॉन्फ्रंटेशनल रोल नहीं किए। वो सब पैसा टाका, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, डिज़ाइन अच्छा मिलना चाहिए, ये सब कुछ पे भाग लेते थे। जब भी मुकाबला करने की बात आती थी तो आगे नहीं आते थे। मगर उसी ग्रुप से नौरती, जो एक मज़दूर महिला थी, उसने ना केवल 500 लोगों को मोबिलाइज़ किया कि न्यूनतम मजदूरी नहीं लेने की बात ली,
उसका तरीके ही अलग थे। और जब हम लोग गए उस दिन इन्होंने मना कर दिया तो पूरा ढांचा मेरे पास आया कि तुम चलो। हरमाड़ा गांव की राजस्थान में अजमेर ज़िले के गांव है। उस समय मैं बैफुट कॉलेज तिलोनिया में काम करती थी, तो आए मेरे पास। तो मैंने कहा मैं बात तो ज़रूर कर लूँगी मगर मना नहीं करूँगी, उसको कहूँगी और ज़ोर से लड़ो कर मैं आऊँगी। तो मैं गई तो उसने मुझे कहा कि देखो बाई जी, बाई तो राजस्थान में बहन को कहते हैं, बाई जी ये तो ठीक है कि इन लोगों को मना करना चाहिए और लिखित में हम दे देंगे कि हम मना कर रहे हैं, मगर इसको हम बिल्कुल हम मना कर देंगे तो घर जाके खा खाएगी। तो ठीक है, एक वैचारिक स्तर पे बिल्कुल मना करके घर जाना चाहिए। तो हम इसको प्रोटेस्ट के तहत लिख के देते हैं कि हम इससे मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी गरीबी इतनी ज़बरदस्त है, इसलिए हमारे घर में भूखे मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, इसलिए रोटी के लिए मैं ये पैसा ले रही हूँ। इतना मतलब उसमें दिल ये पुरुष नहीं सोचता। और फिर ये बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट केस भी हुआ, जो कि उसका नाम संजीत रॉय वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बना, दिल्ली आके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब उस समय था जब जस्टिस भगवती, जस्टिस पाठक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस भगवती, उस समय का केस बना। हम जीते इस केस को, सिंगल बेंच में जीते, फिर डबल बेंच में जीते और 500 लोगों को मजदूरी मिली और राजस्थान के फैमिली रिलीफ कोड के कुछ अंशों को बदला गया, क्योंकि वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे। और दो बहुत अच्छे विचार है जस्टिस पाठक ने कहा कि राइट टू लाइफ को भी दखल देता है, राइट टू इक्वालिटी को भी दखल देता है। तो इस किस्म का काम फिर आप बाद में देखेंगे, रेप लॉज भी बने हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बना है, सब हमारी महिलाओं के आंदोलनों की वजह से बना है। तो राजस्थान में एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं के भूमिकाएं बहुत सशक्त रही है। और मजदूर किसान शक्ति संगठन जिसमें पुरुष भी बहुत है, मगर महिलाओं की संख्या उसमें भी ज़्यादा है, मगर पुरुष लीडरशिप में भी है। मगर हम सब एक तरीके से महिलावादी हैं। पुरुष भी महिलावादी हो सकता है, तो ये महिलावादी है, क्योंकि उसको स्वीकारे बिना एक बराबरी के आंदोलन में आप जुड़ नहीं सकते। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होती हैं 68 में, और 75 में जो कि संयोग से इमरजेंसी का वर्ष है, आप छोड़ देती हैं, रिज़ाइन कर देती हैं और तिलोनिया जाके रहने लग जाती हैं, जहाँ थोड़ा समय पहले बेयरफुट कॉलेज की स्थापना हो चुकी होती है। मुझे थोड़ा वो स्थापना के इर्द गिर्द जो हुआ वो बताइए, और उसका नाम क्यों पड़ा बेयरफुट कॉलेज? सबसे पहले मैं 75 में निकली तो आपने रिज़ाइन किया IAS से? हाँ, रिज़ाइन की थी IAS से। तो उसके सोच मेरे 73 से शुरू हो गया था, क्योंकि मैं बंकर काम करने लगे थे गांव में, तो मैं जाती आती रहती थी। बहुत साधारण रहना, रोटी दाल खाना, बिल्कुल बिजली के बगैर। उन दिनों आप दिल्ली में पोस्टेड थी? हाँ, दिल्ली में पोस्टेड, आती जाती थी? आती जाती। तो तब मैंने देखा मुझे यहाँ से ज़्यादा वहाँ संतुष्टि और आनंद मिला, तिलोनिया में, उस गांव में, उस काम में। तो मुझे लगा कि पहले तो सोची क्या करूं नहीं करूं, फिर मन में भावना आई कि जहाँ पे रोज़मर्रा भ्रष्टाचार होता है, रोज़मर्रा कोई अन्याय होता है, उस ढांचे में रहकर हम खुद ना करें, तभी कहीं ना कहीं उसका कलंक हमारे ऊपर भी लगता है। तो एक ग्लानि पैदा हुआ कि पता नहीं इस ऑफिस से कितने लोगों के भला होता है और कितने लोगों का नुकसान होता है। उसके बाद इमरजेंसी भी आया, मगर इमरजेंसी के पहले मैं रिज़ाइन कर दी थी। इमरजेंसी का उस समय मैं बिल्कुल विरोध करती थी, मुझे इमरजेंसी ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि इसके लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान करना चाहिए था, वो तो था ही, मगर वो मुख्य कारण नहीं था, वो एक कारण था। बाकी कारण ये थे कि न्याय के साथ मैं काम नहीं कर सकती थी। जब मैं वहाँ गई तब सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर इसका रजिस्टर्ड नाम है तिलोनिया में संस्था का। तो बेयरफुट हेल्थ वर्कर्स, बेयरफुट मिडवाइव्स, बेयरफुट सोलर इंजीनियर्स, बेयरफुट हैंडपम्प मिस्त्री, सब उभर के आए। तो फिर 2000 के आसपास ऐसा लगा कि इसका एक दूसरा नाम दिया जाए कि सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर एंड बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया। तो फिर बेयरफुट कॉलेज नाम दिया गया था, और उसको सही मायने डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वहाँ पे बेयरफुटर्स ही हैं। मतलब इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग आप देखेंगे, सोलर इंजीनियर एक महिला होगी, मगर वो बीटेक होगी या कम से कम ITI में जाके तो आई होगी, मगर यहाँ ऐसे महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, वहाँ जो रहते हैं, वहाँ वो इंजीनियर्स हैं। और टेक्नोलॉजी सीखना एक गुण भी है, और वो हो सकता है कि आप अनपढ़ होते हुए भी गाड़ियों को सही कर देते हैं,
बंकर का आर्ग्यूमेंट हुआ करता था कि आप कार का बॉनेट तो खोल देते हो और आपके बॉनेट के वो सही करता है, रास्ते में वो लड़का बिल्कुल अनपढ़ होता है, आप उसके लाखों का आपका गाड़ी होता है, आप कभी सोचते नहीं है। मगर एक हैंडपम्प को सही करना है तो इंजीनियर क्यों आए? स्थानीय व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ जी, कोई भी एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। तो फिर उन्होंने इस पे बहुत संघर्ष किया और एक तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए आपको गुण चाहिए, आपको एक क्षमता चाहिए, दक्षता चाहिए। वो पढ़ने लिखने से इतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना आपकी दक्षता के साथ। तो ये आपके संगठन ने इस तरह के मूल्य स्थानीय लोगों में कल्टीवेट किए या आपको लगता था उनके पास थे ही पहले से? ये बंकर के काम है इसलिए मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहती हूँ। उनके साथ तो मैं काम की थी, तो उसको पहचानने वाली बात है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे काम में भी नॉर्थी के जो दम था कि वो इन मूल्यों के लिए लड़ सकती है, उसको पहचानना ज़रूरी था। उसको मैं क्या सिखाई? उसको केवल इतना बोली कि भाई एक न्यूनतम मजदूरी एक कानून है, बस, बाकी सब उसका समझ था, है ना। आपकी किताब पढ़कर एक ख्याल आता है, उमड़ता है मेरे मन में कि राजस्थान एक समय बीमारू राज्यों में गिना जाता था, अभी भी शायद कहीं कोई जोड़ देता हो, लेकिन इसी राजस्थान से आप और आपके मित्रों ने अपने संगठनों के जरिए एक ऐसी भूमि तैयार की कार्यकर्ताओं की जहाँ से राइट बेस्ड आर्गूमेंट्स, लॉज निकले हैं बहुत सारे, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की शुरुआत होती है, राइट टू फूड की शुरुआत होती है और राइट टू वर्क नरेगा की भी शुरुआत होती है। मुझे बताएं कि राजस्थान की भूमि में ऐसा क्या था, या ये कहीं भी हो सकता है? ये मैं कहती हूँ कि एक बीमारू प्रदेश कैसे परिवर्तित हुआ? मुझे तो आंध्र प्रदेश के लोग भी पूछे थे। 2-3 कारण है। एक तो राजस्थान में जिस तरीके का सामाजिक काम हुआ, बहुत सारे लोग जाके गांव में भी बसे और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने एक तरीके से शिक्षा का बहुत बड़ा अहम रोल देखा। ये सब उसी समय के इर्द गिर्द हुआ जब से आपने करना शुरू किया? मेरे जाने के पहले भी हो गया था कुछ, मगर एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, नॉट लिटरेसी, एजुकेशन, हक क्या होते हैं, ये क्या होता है। मगर हमारे मजदूर महिलाएं है ना, और इंडिकेटर्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मुझे आप ज़रूर याद दीजिए क्या इंडिकेटर्स होते हैं। ये हमारी महिलाएं, जो मजदूर महिलाएं दुनिया भर घूम के आती है, वो आती थी, अभी भी जाती हैं, जम्मू तक घूम के आती थी, पटना तक घूम के आती थी, कभी तो मध्य प्रदेश जाती, कभी तो कोटा जाती, कभी तो दक्षिण में जाके आती। तो पूरी दुनिया, उनकी दुनिया बहुत बड़ा था, तो कोई छोटी सी दुनिया में नहीं रहती थी, क्योंकि पलायन करना एक राजस्थानी महिला मजदूर का ज़िंदगी था। तो जब मैंने बात किया, किसी और ने बात किया इन बातों के ऊपर, तो उनके लिए एक सहजता था, क्योंकि वो बिल्कुल कूप के मंडूक नहीं थे वो महिलाएं। तो भले ही वो घूंघट नहीं, गांव में आके के बाद घूंघट लेना ही पड़ता है, पर उसके अंदर जो बुद्धि था वो बहुत समझदार की बुद्धि थी और विवेक की बुद्धि थी। घूंघट के पीछे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। हम आते थे तो ऊपर हो जाता था घूंघट, कहते भी थे ये बहुत अलग बात है, ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे समाज ऐसा है कि हमें बाकी कुछ करने नहीं देगा। तो महिलाएं बहुत समझदार हैं और उनके साथ हम लोगों ने बहुत विशेष काम किया है राजस्थान में। सरकार ने भी कुछ काम किया, संस्थाओं ने भी कुछ काम किया, संगठनों ने भी कुछ काम किया। तो इस वजह से हमारे, अंग्रेजी में कहते हैं, फर्टाइल ग्राउंड मिल गया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बात करने के लिए। और हम जो लोग काम किए, एमकेएसएस के लोग, हम एक चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के बात करते थे। हम कहते थे ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। आपका जो मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आपको नहीं मिलता, आपको डेमोक्रेसी नहीं होता तो नहीं मिलता, का हक है आपको किसी के। और वो नारा जो हम लगाते रहते, हम अपना अधिकार जानते नहीं किसी से भीख मांगते, तो वो नारे से हम कहते थे अपना अधिकार है, संविधान आपको ये अधिकार देता है, तो उसको नकार के आप क्यों इधर उधर जाते हैं, भटकते क्यों हैं? हमें वो अधिकार लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा, फिर मैं पीछे आऊँगा। अधिकारों की चूँकि बात हुई, वो दौर था जब कई सारे लॉ पास हुए थे, राइट, आरटीआई, फूड, नरेगा और एजुकेशन वगैरह। पिछले कुछ एक वर्षों में आप अधिकारों की इस लड़ाई को, इस यात्रा को किस तरह देखती हैं? हमारे अधिकार, क्योंकि जब मैं अक्सर देखता हूँ कि अब जिस व्यक्ति को अधिकार दिए जाते थे, अब उसे लाभार्थी कहा जाता है, अब अधिकार नहीं है, अब उसे डोल कहा जा रहा है, उसे रेवड़ी दी जा रही है। अधिकारों की यात्रा किस दिशा में गई है पिछले 10-1 साल से? ऐसा है कि अधिकार का एक यात्रा नहीं है, कई यात्राएं हैं। क्या यात्राएं हैं? एक यात्रा है जो सरकार ने यात्रा चलाए, वो अपने उसका तो बहुत अच्छा विवरण दे दिया, पर लोगों के लिए तो ये हो गया
कि वो चख चुके हैं कि अधिकार से क्या मिलता है। वो समझ चुके हैं कि बराबरी क्या होता है। डर के मारे आप चुप होंगे, मगर वो एहसास कहीं नहीं जाएगा, वो अनुभव कहीं नहीं जाएगा, और एक दिन आएगा बाहर ये किसी न किसी रूप में। और आज का जो दुनिया में जो हो रहा है, लोगों को हकों से हटाया जा रहा है, एंड एवरीबडी इज़ बीइंग मेड इनटू अ कमोडिटी, एंड वेयर आई एम नॉट अ सिटीजन, आई एम अ कंज्यूमर, आई एम कॉल्ड अ कंज्यूमर, ऑलवेज आई एम अ कंज्यूमर। ये मार्केट की भाषा, मार्केट की भाषा आ गई है, तो हम टारगेट बन गए हैं। वहाँ आप साबुन के टारगेट बन गए हैं, और यहाँ आप वोट के टारगेट बन गए हैं, या चुप रहने की टारगेट बन गए हैं। टारगेट ही बन गए। ये हर समय के लिए नहीं रह सकता है, क्योंकि इंडिया में, और इंडिया की बात जो हम करते हैं, ये पूरे इंडिया का हम कभी एक सेंटेंस पे इसका हम परिभाषा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दक्षिण में अलग है, बंगाल में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, इस तरफ पंजाब में अलग है, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विचार है। जो कह रहे हैं ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शायद हो सकता है, और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हो सकता है। साउथ इंडियन स्टेट्स में फीलिंग ही अलग होती है, डेमोक्रेसी की भी, इंटरप्रिटेशन की, वुमेन्स राइट्स की। मगर राजस्थान में ये क्यों हुआ, और आंकड़े ऐसे क्यों हुए? आंकड़े जिसके आधार पर हम प्रोग्रेस दिखाते हैं, वो आंकड़े न्यूमेरिकल नंबर्स में आप हाँ या ना में जब जवाब देते हैं तब आपको आता है। पढ़े लिखे हो? नहीं, क्रॉस, ये औरत बिल्कुल बेसमझ है। पुरुष को पूछते हैं स्कूल गए? नहीं गया, क्रॉस। जबकि आप मिलेंगे एक गांव में जाके, और हमारे एवैल्यूएशन उस तरीके से नहीं होता है। हम जब बात करते हैं किसी चीज़ की, तो सुनते हैं कि किसका समझ ठीक है, किसका तर्क ठीक है, अनपढ़ है। तो कैसे करते हैं आप वो तर्क और समझ की परख? जैसे आप बात, मैंने नर्ती का उदाहरण ले लीजिए, या उसके साथ किसी और का उदाहरण, चुन्नी सिंह का उदाहरण ले लीजिए। चुन्नी सिंह दूसरी पास है, उसने इतनी अच्छी फाइनेंशियल एनालिसिस की, उसने बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं इकोनॉमिक्स में, उनके सामने कहा आप तो लिखते पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, मैं तो वहाँ के चौपाल में खड़ा रहता हूँ, और वहाँ ये कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन पे इतना खर्चा होगा, करोड़ों का कुछ था, उसने बिल्कुल स्पष्ट बताया। और नरेगा में आप कह रहे हैं कि हम देश को खा जाते हैं, आपकी संपत्ति खा जाते हैं, जब वो एक बुलेट ट्रेन में हम तो 3 साल जी जाएंगे। तो आप कहते हो कि एक बुलेट ट्रेन से आप निहाल कर दोगे देश को, और हम लोगों को पैसे नहीं दोगे? ये कैसे है? ये कैसा तर्क है? किससे कहा उन्होंने ये? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है जो हमारे बीच में आए थे, हमारे दोस्त भी हैं, उनके सामने उन्होंने कहा था। और चुन्नी सिंह को सुन के वो मुस्कुराए और कहे कि इसी को ये देश पहचान जाएगा तो भारत में तरक्की आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूबल सोच है, अभी भी है। अभी भी आप जाके गांव में बैठेंगे, उनको मालूम है कि चोरियां कैसे होती हैं, उनको मालूम है कैसे कराते हैं लोग चोरियां। जब हम आरटीआई के लिए लड़ रहे थे तो हम लोग गए गांव में, और वहाँ पे हमने पूछा तुम सूचना कैसे इकट्ठा करते हो? उन्होंने कहा कि भाई मेरा घर सामने है, वो सीमेंट के कट्टे सामने आते थे। कहा आपको तो कैसे पता? वो तो एक ट्रॉली में आता है कट्टे, कि हम जो सीमेंट निकाल के जो कट्टे वहाँ रख के जाते थे उसको गिनते थे। तो हमें बिल्कुल पता है कि कितने सीमेंट के कट्टे आए हैं, कितना तो बजरी आया है, और हमें मालूम है रेशियो क्या डाला उस इंजीनियर ने। उसके पास कौन जाके पूछता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो आरंभिक बीज हैं ऐसी पड़तालों से शुरू होते हैं। ऐसी, और न्यूनतम मजदूरी को लेके, न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं चुकाया? आप वहाँ हाजिर नहीं थे, हम तो हाजिर थे। आप कहते हैं कि मस्ट्रोल दिखाओ, मस्ट्रोल नहीं दिखाएंगे, वो गोपनीय दस्तावेज़ है। क्यों गोपनीय दस्तावेज़ है? वो मेरी हाजिरी है, मुझे दिखाना चाहिए। नहीं, वो तो ट्रेजरी डॉक्यूमेंट है। कौन सी ट्रेजरी डॉक्यूमेंट है? वो बिल बन गया है। कैसे बिल बनाया आपने? वैसे बिना पूछे लड़ाई झगड़ा, कदम पे कदम, तार्किक लड़ाई, कदम पे कदम जाके। फिर मोहन जी हमारे जो बहुत माने हुए दलित गायक और कवि थे, उन्होंने 2 लाइन लिखे कि पहले वाले चोर भाया बंदूकाओं मारता है, अब्बे वाले चोर तो कलमाऊ मारे रे। वाह, कलम से मारता है। राज चोरों का भाषा के लोकल भाषा में बोले, वो गाना वायरल हुआ, सब लोगों को समझ में आया। और उन्होंने कई बार कहा कि ये सूचना बाहर नहीं निकलेगा तो हम सब लोगों को चोर ठहराएगी ये सरकार, हर बार हमें चोर बनाएगी। जो ईमानदार लोग हैं, तो सूचना को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सूचना का नया अधिकार का जो एक्ट आया,
आपके अनुसार जो ग्रामीण था, एकदम नीचे का व्यक्ति, उसे लगा कि जब तक मैं सरकार से वे जानकारियाँ, वे सूचनाएं हासिल नहीं करूँगा, मुझे नहीं मालूम पड़ पाएगा मेरे इलाके में क्या काम हो रहा है। इसकी नींव वहाँ से शुरू होती, वहीं से शुरू हुई और वहाँ से ये तर्क भी शुरू हुआ कि मुझे मालूम रहना चाहिए कि मेरे मुझे वो सारे चोरी, वो सारे अन्याय और सारा जितना भी इस देश के विद्रोह में जो काम होता है, पैसे वैसे लगते लेके, जो शक्ति, पावर जब तक हमारे सामने खुली नहीं रहेगी कि वो क्या कर रही है हमारे पैसों के साथ, तो नहीं पता लगेगा। दो बहुत तो महत्वपूर्ण नारे निकले। एक तो ये निकला हमारा पैसा इसलिए हमारा हिसाब, क्योंकि हमने जन सुनवाइयाँ करवाई थी, सूचना लेके जो भी मिला हमें, लोगों को बुलाते थे खुले मंच में कि पैसा मिला कि नहीं मिला, तो हमारे सामने पटवार खाना, उसके तो ना खिड़की ना दरवाज़ा ना छत, सब कंप्लीशन सर्टिफिकेट हाथ में, तो गया कहाँ। तो इतने लोग उत्तेजित होते थे, मेरे घर के सामने ये सारे पत्थर पहले के पटवार खाना के बने, कैसे पत्थर का बिल लग गया। डिटेल्ड ऑडिटिंग हमसे अच्छा लोग करते हैं, तो वो से एक सोच निकला सोशल ऑडिट। अब तो दुनिया भर में मानते हैं सोशल ऑडिटिंग, पब्लिक ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है, केवल फाइनेंशियल ऑडिटिंग से सच्चाई नहीं निकलती है। तो कड़ी कड़ी पे समझ समझ के तार्किक रूप से चला, बिल्कुल तार्किक रूप से चला, मगर लोगों के तर्क से उसका शक्ति बढ़ा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हेल्थी कंट्री होती है उसके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में इन्वॉल्वमेंट विद पीपल होगा, और पीपल विल फ्रेम द नॉन निगोशिएबल्स ऑफ अ लॉ। वो नॉन निगोशिएबल्स ऑफ अ लॉ जब तक फ्रेम कर देंगे, वो खुद लॉ नहीं फ्रेम कर सकते, मगर वो नॉन निगोशिएबल्स फ्रेम कर सकते हैं। उसके ऊपर जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो कानून बनाएंगे, तो तब वो लॉ इम्प्लीमेंटेबल भी होगा, और बेनिफिशरीज वो कहते हैं, मुझे वो शब्द अच्छा ही नहीं लगता है, लाभार्थी, वो बहुत ही घटिया शब्द है, जो हकदार है उनको वो हक मिलने के लिए अधिकारी को वो लाभार्थी बना देता है। आप अभी मार्केट की बात कर रही थी, आप तो मुझे याद आया कि इस किताब में बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से आप MKS के जो उन्होंने कुछ तो किराना स्टोर बनाया जो मार्केट की जो व्यवस्थाएं थी उसमें इंटरवीन कर सके, और वो LK आडवाणी का जो 1992 के इर्द गिर्द आंदोलन था, वहाँ भी उन्होंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुझे बताएं वो उदाहरण, वो घटना क्या थी? वो बंद हुआ मार्केट दंगों के बाद, हाँ, अयोध्या के समय। तो जिस समय बीजेपी का कॉल था, हमने दुकान खुला रखने की कोशिश की। पहले दिन ऑपोजिशन का कॉल आया तो उस दिन हमने बंद किया, सारा बाज़ार खुला था। जिस दिन बीजेपी का कॉल आया हम लोगों ने दुकान बंद रखा। तो बंद रखने की वजह से पूरा मार्केट हमारे पीछे पड़ा और बोला कि सारे वैसे ही दूसरे किस्म के थे, हमारे पॉलिटिक्स के तो थे ही नहीं। आके उन्होंने कहा बंद, तो हमने कहा नहीं, आपको तो हमने बंद करने के लिए तो मजबूर नहीं किया, कल हम बंद हुए, हमने आपको थोड़ा ना ज़बरदस्ती की, तो आप हमें अभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। तो धमकियाँ दी कि आपके सामान को बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर क्योंकि हमारे किराने दुकान को चलाने के लिए 2000 लोगों ने 10-10 रुपये का पैसा हमें उधार दिया था, हम तो लोगों से ही पैसे लेके उसको 2 साल में चुका भी दिए, 10-10 रुपये भी चुका दिए, और वो 100-100 रुपये दिया उसको भी चुका दिए, पब्लिकली चुकाया। तो हमने कहा आप आज लूट लो जो चाहो, मगर इसके मालिक 2000 लोग हैं, वो आएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनके नौकर हैं, हम तो यहाँ चलाते ज़रूर हैं, मगर मालिक तो इस दुकान के वो ही हैं। तो डर गए फिर वो, क्योंकि हमारे जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी दमदार लोग हैं, उनसे पूरा जो कस्बा के लोग, उनके उतनी हिम्मत नहीं है इनमें, तो वो पीछे हट गए और हमारा दुकान खुला रहा। तो 2 घंटे में पूरा बाज़ार खुल गया। अब मैं दूसरे खंड की ओर आता हूँ, आपका एक्टिविज़म। आपने इसमें कुछ बड़े अच्छे लिखे हैं कि एक्टिविज़म क्या होता है, और फिर एक जगह मोरल चॉइसेस के बारे में बता रही हैं, कहीं प्रिविलेज के बारे में बता रही हैं। तो मुझे बताएं अरुणा जी कि आपके लिए कार्यकर्ता कौन है, और आपको या किसी भी कार्यकर्ता को, खासकर आपको कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ा शुरुआती समय में? आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से जाती हैं, राजस्थान के एक छोटे से गाँव में रहकर आप काम करती हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ तो कई किस्म के हैं। ये तो जो आप बता रहे हैं तो ऑब्वियस है, जो लोगों को दिखता है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ आपको सहानुभूति के साथ काम करना पड़ता है, इक्वालिटी के साथ काम करना पड़ता है।
और हम जो प्रिविलेज्ड हैं, हम तो प्रिविलेज बाय कास्ट, बाय रिलीजन, बाय क्लास, बाय एजुकेशन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, फॉर्मल एजुकेशन, हम तो बहुत प्रिविलेज लोग हैं। नौकरी नहीं मिले तब भी प्रिविलेज हैं, तो बात तो नौकरी मिले तो और सुपरा प्रिविलेज हो जाते हैं। तो हम लोगों के हर समय एक मन में तो ये रहता है कि इनको ये एजुकेशन मिलता, मेरे जैसे या स्कूल जाते, कॉलेज जाते, फॉर्मल एजुकेशन मिलता, फॉर्मल स्कूलिंग मिलता तो ये कहाँ पहुँचते। मेरी एक दोस्त थी मांगी, मुझे हर बार लगता था कि वो यदि पढ़ती लिखती, वो भी दलित थी, कि वो लिंग्विस्ट बन जाती। अच्छा, इतनी शार्प क्वेश्चंस पूछती लिंग्विस्ट हो जाती। हाँ बिल्कुल, इतने शार्प क्वेश्चंस पूछती थी। मुझे लगता था इसके दिमाग इतना तेज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले हैं। तो वल्नरेबिलिटीज़ तो ये एक तो है, क्लास रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मगर कुछ और भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जैसे मॉरल चॉइसेस हैं आप जो लेते मैं हैं। आना चाह रहा था। अब मॉरल चॉइसेस में मैं बारीकी से जाऊं तो लिविंग चॉइसेस हैं, खाना क्या खाते हैं वो भी चॉइस है, कैसे रहते हैं वो भी चॉइस है, क्या पहनते हैं वो भी चॉइस है, अब क्या रखें क्या ना रखें, क्या पढ़ते कितना हैं। उस स्तर तक जिए। हाँ, इस बारे में बताएं मुझे आप। मैं अपने जीवन का ही बताती हूँ। पहले दिल्ली रहती थी, सरकार में थी, फिर मैं तिलोनिया गई, तो पक्का मकान था और उसमें मैं रही। अच्छा संस्था था, वहाँ काम भी बहुत बढ़िया हुआ। मैं बेफुट कॉलेज को मैं अपना यूनिवर्सिटी मानती हूँ, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ मेरे काम की पॉलिटिक्स सीखी। अभी भी मैं उसकी अलमा मेटर हूँ और उसको मैं मानती हूँ। कई जगह उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर गांधी जी ने 3 किस्म के पब्लिक वर्क के लिए बोला था, सेवा, निर्माण और संघर्ष। तो IAS मेरा सेवा था, तो बेफुट कॉलेज SWRC मेरा निर्माण का काम सीखी, और MKSS मेरा संघर्ष का जीवन है। तो मैं वहाँ अभी हूँ। तो घटते फिज़िकल कंफर्ट्स घटते आया, इधर से फिर वहाँ। मैं जब तिलोनिया गई, नई बिजली नहीं था, पानी नहीं था, बिल्कुल कोई किस्म की सुविधाएं नहीं थी। पक्के मकान ज़रूर थे, मगर उसके बाद कुछ नहीं था। तो सीखे जीना, रात को वो केरोसिन के लाइट के साथ जीना, सब कुछ सीखे। सांप भी आते थे, बिच्छू आते थे, ये सब चीज़ों के साथ जीना। महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, उसका सामना किया, सब कुछ किया। मगर ये घर में कई लोगों ने मुझे पूछा कि कच्चे घर में क्यों रही थी, क्योंकि MKSS में अभी भी हम एक कच्चे घर में रहते हैं। मिट्टी का बना हुआ है, पत्थर मिट्टी का बनाते हैं हम लोग, पत्थर मिट्टी का बना हुआ है। क्यों रही? तो मुझे वही तर्क है कि जब तक वैसे जियोगे नहीं और वो अनुभव चमड़ी पे नहीं उतरता है ना, तब तक वो अनुभव का पूरा जो पहलू है वो समझ में नहीं आता है। जैसे मैं 14 दिन मजदूरी भी की थी, एक पखवाड़ा कहते हैं हम लोग। मैं गेंती फावड़ा उठा के काम करने गई। किस बरस की बात है ये? ये तो बहुत साल पहले की बात है, ये तो 80s की बात है। तो जब आप मैं मजदूरी फावड़ा की, उठाकर नरेगा नहीं था, फैमिली रिलीफ वर्क्स चलते थे, उसमें मैं गई की थी। तरह आपने काम किया। मेरे दोस्तों ने कहा बाई तू घर जा, तू मत उठा कुछ नहीं, क्योंकि मैं सबके काम को स्लो कर दी। क्योंकि पहले सोची कि खो दूँ, तो मुझे गेंती उठाने के लिए मना कर दिया कि तू गेंती नहीं उठाएगी, किसी और के सर फोड़ देगी, तू नीचे रख दे। तो मैंने रख दिया नीचे। फिर फावड़ा, चलो मैं फावड़े से पत्थर उठाती हूँ, मिट्टी उठाती हूँ। वो मुझे सही उठाने में मुझे तो कम से कम 6-7-8 घंटे लगे सीखने के लिए। फिर उस तगारी को माथे पे रखने के लिए उठाने की कोशिश की, तो इतना वज़न मेरे से, मैं बहुत दुबली पतली थी, आपसे बहुत किलो कम था मेरा वज़न, बहुत पतली थी, तब भी मेरे से उठाया नहीं गया। मगर वो मेरे वज़न से कोई रिलेटेड नहीं था, मेरे से दुबली पतली महिला उठा रहती थी। मैंने कहा यार आप तो उठा रहे हो, मुझसे नहीं उठा रहे। तो तू कह रहे वैज्ञानिक तरीके से उठा ही नहीं रही है, ऐसे थोड़ा ना उठाते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो कुछ भी नहीं, तू पत्थर उठा ले। पत्थर भी नहीं उठाया गया मेरे से। अंत में कहा तू यार तेरे माथे पे हम रख देते, तो जाके पटक के आ जा। उसमें भी मैं बहुत धीरे धीरे चलती थी। उन्होंने कहा तेरे वजह से हमारा काम स्लो हो रहा है, तू जा घर बैठ। मगर वह 2 हफ्ते ज़बरदस्ती उनके साथ काम करी। मेरा कमर गया, क्योंकि अनसाइंटिफिकली मैंने वेट्स लिफ्ट किया। उसके बाद मेरी राजनीति में एक संघर्ष रहा है, जिसमें आज भी मैं हारी हुई हूँ, कि अनस्किल्ड लेबर नहीं है, ये बहुत स्किल्ड लेबर है। अब इनको कैसे अनस्किल्ड कह सकते हो, जबकि इनकी स्किल की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए इनको आप अनस्किल्ड कहते हो। मैं किसी को चुनौती देती हूँ दिल्ली में बैठे हुए लोगों को
कि जाके वो नरेगा की मिट्टी जितना देते हैं वो निकाल के आए। ये जब भी हमारे अभी MKSS में जो इंटर्न्स आते हैं उनसे हमें आधा दिन का काम कराते हैं, वो सब के सब कह के जाते हैं कि इसको स्किल लेबर कहना चाहिए, इसको अनस्किल लेबर कैसे कह सकते हैं। और एक लड़की ने कहा कि मैं इनको एक औरत, बुढ़ी औरत के पास जाके बैठी कि माताजी आप मेरे पास आ जाओ, मैं कंप्यूटर सिखा दूंगी, उसमें आप माहिर हो जाओगे, मगर ये मिट्टी निकालो मतलब ये बहुत कठिन काम है। तो इसलिए ये समझ आने लग गया है वो समझ जब आई जब आपने खुद 15 दिन काम किया। when you work, तो लर्निंग बाय डूइंग, अनलेस यू डू, करोगे नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा उसमें कितनी कठिनाई है और कितनी स्किल की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ ऐसा ही है। कुआं खोद के देखे कोई, कुएं के अंदर जाके एक टोकरी में बैठ के अंदर जाने की हिम्मत करे। जब मेरे हस्बैंड पहले गए थे, बंकर पहले गए थे, हम जब स्टूडेंट्स थे वो गए थे, तो वो ओपन वेल्स के ब्लास्टिंग का काम करते थे, तो उनको भी टोकरी में ही नीचे जाना पड़ता था ब्लास्ट करने के लिए। कई चीज़ें रहती है, बड़ी स्किल है वो, अनस्किल नहीं है वो कहीं से। स्किल तो हमें, मगर एक समझ बनता है ना कि दे आर इक्वल टू मी, तो फिर वो पॉलिटिक्स आपका इतना दृढ़ होता है, कोई उसको हटा ही नहीं सकता है कि वो इक्वालिटी का एक, वर्क इक्वालिटी का एक बहुत जम के एक सोच बन जाता है। वो आइडियोलॉजी भी सपोर्ट करता है, फिर पॉलिटिक्स भी सपोर्ट करता है, बट प्राइमरीली मेरे अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी समझ से बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि जितने कम में जियो तब आपको समझ में आता है कि हम केवल रोज़ एक सब्ज़ी खाते हैं तो कितने परेशान होते हैं, जब उनको सब्ज़ी ही एक तरीके से महीनों में एक बार मिलता है, उसको भी वो नहीं खरीद सकते। तो फिर समझ में आता है कि ये जो परिस्थिति है हमारे देश में वो बहुत, अभी कई लोग मुझे आज कहते हैं अरे देखो सबके पास मोटरसाइकिल आ गए, सबका ये हो गया, सब ने MIS से ख़रीदा है। अब हमारी एक नई किस्म की इकॉनमी आई है, डेट इकॉनमी, पूरे डेट से जीते हैं। और आजकल मुझे किसी ने सुनाया, मैं अभी परखी नहीं हूँ, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि डेट इज़ एन एसेट। हाउ कैन यू कॉल डेट एन एसेट? इट्स नॉट एन एसेट, इट्स एक्चुअली टोटली नॉट एन एसेट टिल यू फाइनली पे ऑफ द डेट। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं, मगर उसके पीछे इक्वालिटी का सोच अभी तक जन्मा नहीं है हमारे देश में। मैं एक चीज़ पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो है आपकी संगीत में गहरी रुचि। यहाँ भी मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, हम दरअसल त्रिवेणी कला संगम में बैठे हैं और वहाँ राजस्थान के कुछ कलाकारों का प्लस इंडियन ओशन बैंड के जो लीड जो हैं उनका एक कार्यक्रम है और अरुणा जी उसको यहाँ मॉडरेट कर रही हैं। तो अरुणा जी, मुझे पता चला कुछ समय पहले कि राजस्थान में कुछ एक समय पहले गहलोत सरकार ने एक अद्भुत स्कीम वो लाए थे लोक कलाकारों के लिए, नरेगा की तर्ज पर 100 दिन का न्यूनतम वेज। वो मुझे समझाइए वो क्या था और उसमें आपने क्या भूमिका निभाई थी आप लोगों ने? उसमें MKSS ने भूमिका निभाया लोक कलाकारों के लिए। लोक कलाकारों के लिए उन्होंने ये कहा कि लोक कलाकार को अपने जो क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं, उनकी जो खूबी है, उससे हटाकर मजदूरी लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो उनको उसी कला को उपयोग करते हुए आगे उनको वही रुपया दिया जाए, कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए या कोई फंक्शन देने के लिए, कहीं परफॉर्म करने के लिए दिया जाए। आपको जो सुन रहे हैं उनको मालूम होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द राजस्थानी म्यूजिशियंस। हमारे जो बाड़मेर से म्यूजिशियंस गए हैं वो कहाँ कहाँ नहीं गाए हैं। ये जो अभी आप जैसलमेर के म्यूजिशियंस को सुन के आए हैं, इनमें से कई तो न्यूयॉर्क में गए हैं, मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में, बोल्शॉय में गए हैं, रशिया में जब USSR था तब उसमें गा के आए हैं, क्वीन एलिजाबेथ हॉल लंदन में गा के आए हैं, यहूदी मेनूहन के साथ गा के आए हैं। लोक कलाकार राजस्थान ये जो अभी आ रहे हैं इनके तो जाकिर हुसैन के साथ बजा के गा के आए हैं। अद्भुत संगीत है, अद्भुत ज्ञान है और हमारे सारे कल्चर के ये कस्टोडियंस हैं। अब इनको कहो कि आप जाके मिट्टी खोदो, मतलब थोड़ी विवेक भी होनी चाहिए हमारे में। इनके पास कोई और विधा नहीं है, कुछ और कर नहीं सकते हैं। ऐसा है कि क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हाँ। आप क्या रविशंकर को ये कहेंगे कि आप जाके जॉइंट सेक्रेटरी बन जाओ या एडिशनल सेक्रेटरी बन जाओ? TM कृष्णा को आप कहेंगे? हाँ, TM कृष्णा तो खैर अलग बात है, वो शायद बन भी जाए और कुछ कर भी दे, मगर उसके बहुत सारी क्षमताएं हैं। मगर विलायत खान साहब को आप कह देते कि आप जाके आप एक स्कूल चलाइए, या आप बाला सरस्वती जो नृतिकाई थी उनको कहते कि नहीं आप डांस को छोड़ के यहाँ पे कुछ,
ये चलता नहीं है। जो दक्षता क्षमता है उसको बढ़ोतरी देना ही शिक्षा है अनपढ़ में, और वही पहचान है। तो इसलिए हमें लगा कि ये पहचान देना बहुत अच्छा रहा। और इन लोगों को कोमल कोठारी नाम के एक बहुत माने विद्वान थे, जो कल्चरल हिस्टोरियन थे, वो मेरे दोस्त भी थे। मैं क्या दोस्त तो क्या कहूँ, एक तरीके से मेरे गुरु भी थे वो, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी। और मुझे पहले से ये समझ रहा है, और इसीलिए ये किताब में बहुत जिक्र है कि कल्चरली आप उन लोगों के साथ, हमारे साथियों के साथ नहीं जुड़ोगे तो जस्ट बाय जॉइनिंग देम 10 to 5 कुछ नहीं होगा। तो वो कल्चर में मैं जब आई तो मुझे कल्चरल चेंज हुआ मेरा। और वो इसमें ये भी लिखी हूँ कि एक दिन मैं यही लंगा मांगनियार को सुनने गई थी, अनिल बोरदिया, पूरा जो आपने हाँ, विस्तार से लिखा है वो हाँ, अनुभव। और कोमलदा के साथ गई थी। कोमलदा के साथ बैठ के उन्होंने कहा आपने हमारी संगीत नहीं सुना है? तो मैंने कहा मैं नहीं सुनी हूँ, ये 70 के दशक की बात है। अंत में तो वो ले गए थे और मैं बैठी और मैं संगीत सुनी तो मैं स्वर्ग पहुँच गई उस दिन। और मैंने कहा कि ये संगीत को मैं इतने दिन क्यों नहीं सुनी, मैं 3-4 साल से राजस्थान में हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर मैं बाद में कोमलदा से खूब बात की, उनके साथ बहुत रही, इन म्यूजिशियंस के साथ बहुत बिज्जी रही। के साथ भी आपने म्यूजिक को बहुत, बिज्जी कोमलदा दोनों के साथ रही। बिज्जी तो लेखक और कोमलदा तो संगीत प्रिया और संगीत के तो विद्वान थे वो। इन दोनों के साथ बहुत रही और ये बहुत तिलोनिया आते थे साथ, हमारे साथ बहुत टाइम बिताया। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इनके साथ में रही। और बिज्जी की कहानियों में ये हिपोक्रेसी और ये वल्नरेबिलिटीज़ खूब सारे उसके बारे में लिखे भी हैं। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे बड़े विद्वानों के साथ मैं ऑफ एंड ऑन बहुत साल तक मेरा रिश्ता रहा। आपके पास समय बहुत कम है, आपको कार्यक्रम मॉडरेट करने जाना है, लेकिन एक चीज़ और पूछूंगा चलते हुए आपसे। आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थी कुछ समय, यूपीए के दौरान सोनिया गांधी चेयरपर्सन हुआ करती थी। पिछले कुछ एक दो वर्षों से एक कॉन्सेप्ट आया है डीप स्टेट, आप जानती हैं। डीप स्टेट यानी कि वो संगठन, वो संस्थाएं जो राज्य है, सत्ता है, दरअसल उसको संचालित करती हैं, उसकी फाउंडेशन है। तो इसको एक थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन से प्रयोग किया जाता है, क्या डीप स्टेट है। हाल ही में एक बड़े प्रख्यात पत्रकार, बड़े वरिष्ठ संपादक ने अपना कॉलम लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि अगर आज की तारीख में आरएसएस और ये संघ परिवार वो बीजेपी का डीप स्टेट है या सरकार का डीप स्टेट है, तो यूपीए के दौरान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल डीप स्टेट हुआ करता था। यानी कि संकेत दे रहे हैं कि वो उसको संचालित किया करता था उस सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज यू वर अ पार्ट ऑफ एनएसी देन? इतना अब्सर्ड स्टेटमेंट है कि मुझे हंसी आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे 2-3 तर्क हैं। एक तो मैं कहूँगी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का एक ब्रीफ था, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सरकार ने इलेक्ट होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स आए थे, मैनिफेस्टोज, पीपल्स मैनिफेस्टोज आए थे, उसके रिस्पॉन्स पे उन्होंने निकाला था। उसमें उन्होंने वेलफेयर को स्ट्रेंथन करने की बात कही, मनरेगा के 100 दिन काम देने की बात करी, और उसमें उन्होंने आरटीआई को स्ट्रेंथन करने की बात करी, राइट टू एजुकेशन, ऐसी चीज़ों को देने की बात की। फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया कि वो जो मैनिफेस्टो में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जो रिस्पॉन्स रहा मैनिफेस्टोज़ की, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कि सरकार ये करती है या नहीं करती है, उसके लिए उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया। और क्योंकि सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी और वो ऑप्ट की कि वो वेलफेयर जैसे एक्टिविटीज़ को देखेंगी, तो उनको चेयर बनाया गया इसमें। और ज़्यादातर जोर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को देखे तो वेलफेयर पे ही दिया था। यदि ये कहा कोई मेरे से आज कि वेलफेयर को पर जोर देके वेलफेयर को स्ट्रेंथन करने से आप सारे सरकार के पावर आप में हाथ में है, तो अब तो पूरे मिनिस्टरियल पावर गरीबों की होनी चाहिए थी। पूरे हमारे नरेगा का ये बजट नहीं होना चाहिए था। हमारे पेंशन मज़दूरों के और ओल्ड एज पेंशन हमारे लिए अभी भी केंद्र सरकार 200 रुपये देती है, हमारे रहने पर भी 200 ही दी। अब अभी वो कम से कम मिनिमम 4000 रुपये महीना एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, वो ओल्ड एज पेंशन होता। कुछ भी तो नहीं हुआ। अब संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इनसाइड पार्टीज़, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स। वो चाहते नहीं है कि 80% के लिए आप 1% ऑफ जीडीपी, 60% के लिए 1% ऑफ जीडीपी दे दें। मनरेगा के लिए आप
सबको 100 डेज देने के लिए सबको मिला लेते तो एक्चुअली नॉट मोर देन 2%, 2.3% कुछ ऐसे बन रहा था। तो आप जीडीपी के इतने छोटे से पैसे, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं भूल रही हूँ, बहुत कम था। इतने आंकड़ों में आप इतने लोगों को मजदूरी दे रहे हो, उनको सक्षम कर रहे हो, क्या ये अमीरों को गरीब कर देता? तो ये डर पैदा हो गया कि यदि पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एक डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में चला गया तो एक दिन जो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट के वजह से, इम्प्यूनिटी के वजह से सारे पावर को घेर के बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उन दिनों टर्म चला करता था यूपीए के दिनों में, आप जानती होंगी कि झोला वाले लोग सरकार को चला रहे हैं। मैं आज भी झोला लेके आई हूँ, तो हमारे तो पॉकेट नहीं होते हैं, तो हम तो झोले लेंगे ही, हमें तो कुछ रखना ही है तो झोला ही है। ब्रीफ केस वालों ने क्या कर दिया कि जो झोले वाले ने नहीं किया? मैं ब्रीफ केस वालों से पूछना चाहती हूँ, 35 साल सरकार में रह के आईएएस से नियुक्त छुट्टी हुई है, आपने कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं आप जिससे लोगों को मदद मिली है? मैं उनको भी पूछना चाहती हूँ, तो बैंक अकाउंट्स करते हैं और बड़े बड़े गाड़ियों में जाते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप केवल संघर्ष करती रहती हैं, नेगेटिव सोचती हैं, किसी के लिए नहीं सोचती हैं। तो मैंने उस शख्स को पूछा कि हमारे काम से कुछ करोड़ों लोग रोज़ी रोटी मिलता है, वो अपना खाना खाते हैं, आपका कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे 4 जनों को आपके अलावा मदद मिला होगा? बता दीजिए, परिवार के अलावा मदद मिला हो, बता दीजिए। तो डर है, डर एक इकोनॉमिक फियर है कि पावर टू द पीपल मीन्स पावरलेसनेस फॉर आवरसेल्व्स। तो इसके वजह से ये सब कहा जा रहा है। और ये जो एनएसी था, मेरी समझ से जो मैं काम की, हम तो केवल वेलफेयर को देखें, और वेलफेयर से कोई सरकार गड़गड़ाया तो मुझे पता नहीं, और बाकी काम क्या एनएसी ने किया वो मिसेस गांधी से पूछा जाए, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ। जो काम हमने किया उनके साथ, उसमें हम सब केवल वेलफेयर पे किए, और एक एक कानून पे लड़ना पड़ा, आरटीआई पे लड़ना पड़ा, राइट टू एजुकेशन पे लड़ना पड़ा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे लड़ना पड़ा, मनरेगा पर लड़ना पड़ा, हर एक पे लड़ाई लड़े हैं हम लोग। कुछ थोड़ा सा एक हिस्सा आज़ादी का हमें भी मिले, हमें भी आज़ादी मिले कि हम पढ़ सकें, हम लिख सकें, हम रह सकें, एक अच्छे से घर में रह सकें, हम पानी पी सकें, बिजली हमें मिले। इसके लिए आप यदि 70 साल के बाद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इससे कोई डर जाए तो वो सरकार की बुद्धि में कोई खराबी है, या जो कहते हैं उनको अपने आप को टटोल के देखना चाहिए कि उनमें उनके अंदर क्या डर है। और हम कोई सरकार तो चलाए नहीं, पक्की बात है कि हमारे से कोई सरकार चली नहीं। हमारे मेरे रहते रहते न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं मिली हम लोगों को यूपीए के दौरान। तो मैं यदि होती, आप जो कहते हैं वॉट एवर इट इज़, तो फिर न्यूनतम मजदूरी तो मिल जाना चाहिए था, हमें तो बढ़ जाना चाहिए था। ये हुआ नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। इसमें अंत एक चीज़ से करना चाहूँगा, इसका फॉरवर्ड गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है, और उन्होंने गजब की बात लिखी है कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान 5 प्रमुख महिलाएं उन्होंने चुनी हैं जिनके नाम ए से शुरू होते थे। तो गोपाल गांधी लिखते हैं, जो आपके अच्छे मित्र भी हैं, हमें पता है, उनके नाम थे एनी बेसेंट, अनुसुईया साराभाई, अमृत कौर, एजाज रसूल और अरुणा आसफ अली। तो गोपाल कहते हैं कि आपका नाम अरुणा आसफ अली के नाम पर रखा गया, और फिर वे आगे अपनी ऑब्जर्वेशन जोड़ते हैं कि आपके भीतर इन 5 के व्यक्तित्व के कुछ न कुछ अंश मौजूद हैं। मेरे ख्याल से एक स्वतंत्र भारत की एक प्रख्यात लोकतांत्रिक रिपब्लिकन के इन शब्दों से बड़ी आप पर और कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। अरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे साथ आई। मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि हमारी जो चर्चा थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस किताब के इर्द गिर्द था, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। यह अरुणा राय की एक्टिविस्ट मेमोयर है, और इसको पढ़कर एक बात निकलती है, दरअसल कई सारी चीज़ें निकलती हैं जो आप समझेंगे कि सूचना और सूचना का अधिकार शक्ति है। लोकतंत्र में अगर आपको बतौर नागरिक भागीदारी करनी है तो वह सूचना और उसके अधिकार के बगैर संभव नहीं है। जैसे कि जिस ग्रामीण का उदाहरण दिया, वो गिन रहा था कि कितनी बजरी आई, कितने
सीमेंट, कितने बोरे सीमेंट के आए, तो छोटी सी जानकारी है, लेकिन इस जानकारी के तहत, इस सूचना के अंतर्गत वह ग्रामीण वो निगाह रख सकते थे कि उनके क्षेत्र में क्या हुआ। तो दोस्तों, इस अधिकार को हमने अरुणा जी जैसे लोगों की बदौलत बहुत मुश्किल से पाया है। इस और इन अधिकारों को गंवाना नहीं है हमें। ये अधिकार हमारा संविधान हमें देता है और अरुणा जी से संवाद हमें यही सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा, थैंक यू सो मच।